हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी लोगों को। आ जाइए जल्दी जल्दी से, क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, यानी कि शुरुआत करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस की। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से आ जाइए सभी लोग और मुझे फटाफट फटाफट कमेंट करिए ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है या नहीं। उसके बाद में सेशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ जो कि रोमांटिक एज के सबसे पॉपुलर सबसे इंपॉर्टेंट राइटर हैं और ऐसा शायद ही कोई एग्जामिनेशन है जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ से एमसीक्यूज नहीं आते हैं। ओके, तो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज। और ये क्लास मैंने टारगेट कर रखी है यूके पीएससी लेक्चरर इंग्लिश 2026 के लिए। हालांकि सभी लोग जानते हैं कि बाकी के जितने एग्जामिनेशन है सभी में विलियम शेक्सपियर प्रिस्क्राइब है, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी स्किप नहीं करेगा क्लास को। ठीक है, आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्वेश्चन तो थोड़े कम कराऊंगा, ठीक है ना, जैसे कि 100 कराता था तो 100 नहीं कराऊंगा। बट आज की क्लास में कुछ आपको बेटर सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना, कुछ ऐसी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी जो फैक्ट टू फैक्ट होंगी और एक क्वेश्चन आपके 3 या 4 क्वेश्चंस के बराबर होने जा रहा है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करिए ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है या नहीं, जिससे कि मैं सेशन को आगे बढ़ाऊँ। ओके, गुड इवनिंग कुमारी सविता, सुरभि और रश्मि किरण, भावना, क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। ठीक है, और जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आने वाली जो अपडेट्स हैं वो आप लोगों को जल्दी से जल्दी मिल पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे, टाइम नहीं लगाते। और ऐसा कोई भी कैंडिडेट जो उत्तराखंड लेक्चरर की तैयारी करना चाहता है और पेड कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है तो अभी 1999 रुपीज़ में आपको 2 साल की वैलिडिटी के साथ में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासें मिल रही हैं, जिसमें पीडीएफ आपके प्रिंटेबल रहेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि इसमें आपकी टेस्ट सीरीज इंक्लूड रहेगी। ठीक है ना, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज रहेगी इसमें साथ में, जिसमें आपके 10 कंप्लीट मॉडल टेस्ट होंगे, एक एग्जाम एक्सपीरियंस आप यहाँ से कर पाएंगे। ठीक है ना, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेज हैं, डिटेल और एमसीक्यू दोनों तरीके के सेशन रहेंगे। और जो पीडीएफ का चक्कर रहता है ना कि सर पीडीएफ दे दीजिए, तो पीडीएफ दे दीजिए, आप अपने नोट्स को खुद प्रिंट करा सकते हैं। छोटे फॉन्ट में हम लिखकर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, जिससे काफ़ी कम कॉस्ट में आप बहुत सारा कंटेंट प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, ये कोर्स आपको आर अकेडमी FZD ऑफिशियल एप्लीकेशन पर मिलेगा सिर्फ। ठीक है ना, आर अकेडमी FZD ऑफिशियल एप्लीकेशन पर मिलेगा। अगर आप किसी और कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी आप इसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, चलिए, और ये जो ऑफर चल रहा है आपका 1999 का, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, बहुत जल्दी ये फिनिश होने वाला है। तो जो भी कैंडिडेट एडमिशन लेना चाहते हैं मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करें या फिर डायरेक्टली आप प्ले स्टोर पे जाके आर अकेडमी FZD जरूर देख लीजिएगा। ठीक है ना, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। चलिए, तो स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आपका स्टार्ट हो गया है। ठीक है, चलिए, वर्ड्सवर्थ को आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है और मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। पूछा जा रहा है कि इन द प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड वर्ड्सवर्थ describe the process of poetic creation, which of the following is the correct chronological sequence of its 4 stages। चलिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि आपको उत्तराखंड लेक्चरर की तैयारी कैसे करनी है, क्या आपकी स्ट्रेटजी रहेगी, तो मैंने जो आपको बताया आप उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करिएगा। ठीक है ना, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि लिरिकल बैलेड में जो बताया है वर्ड्सवर्थ ने, ठीक है ना, तो लिरिकल बैलेड में उनकी जो प्रोसेस है पोएटिक क्रिएशन की, उसमें उन्होंने 4 स्टेजेस बताई हैं। ठीक है ना, 4 स्टेजेस ऑफ क्रिएशन। तो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस हमें फाइंड करना है, किस ऑप्शन में क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है उनकी 4 स्टेज ऑफ क्रिएशन का, फाइंड आउट करिए। उसके बाद में फिर मैं आपको डिफाइन करूंगा, डिस्क्राइब करूंगा और एक्सप्लेन भी करूंगा सारी चीज़ों को। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी से करें। ओके, गुड। तो देखिए, सबसे पहले हम वर्ड्सवर्थ को समझते हैं। वर्ड्सवर्थ को तो मैंने कई बार पढ़ाया है, काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है। वर्ड्सवर्थ की थ्योरी क्या कहती है? पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। ठीक है ना, एंड इट टेक इट्स ओरिजिन फ्रॉम द ट्रैंक्विलिटी ऑफ द हार्ट। तो सबसे पहले क्या आता है? ऑब्जर्वेशन, मतलब एक्सपीरियंस। सबसे पहले क्या आता है? ऑब्जर्वेशन, यानी कि वर्ड्सवर्थ क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं उस चीज़ को। ठीक है ना, उसके बाद में ही तो वो क्या करते हैं? कंटेम्पलेट करते हैं, उस पर सोचा विचारी करते हैं। ठीक है,
उसके बाद क्या करता है, रिन्यूअल ऑफ इमोशन, और जो इमोशन उनके अंदर उठ रहे हैं, अराइज होते हैं, उनको रिन्यू करते हैं। एंड आफ्टर ऑल वो लिख देते हैं, तभी तो कंपोजिशन हो पाती है उनके अकॉर्डिंग। क्या है पोइट्री, क्या है पोइट्री? यही तो है कि पहले देखा, फिर सोचा, समझा, इमोशन क्रिएट किए, रिकलेक्ट किए और कंपोजिशन कर दी। तो आंसर हमारा क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिएगा, इसके नोट्स जरूर बनाना। तो ऑप्शन हमारा भी करेक्ट था। तो वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स एंड इट टेक इट्स ओरिजिन फ्रॉम द इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ठीक है ना, ये डेफिनेशन भी लर्न कर लेना। कभी कभी यहाँ पर क्या होता है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि लेक्चरर लेवल का आपका एग्जामिनेशन है, तो उस पर कोई दोराही नहीं है कि आपसे फिलअप टाइप के क्वेश्चन पूछे नहीं जाए, ठीक है ना, थोड़ा सा हार्ड बना सकते हैं। तो डेफिनेशन सभी को याद होनी चाहिए। तो सबसे पहली स्टेज क्या है? ओरिजिनल, ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन, यानी जो वो देख रहे हैं नेचर में, वो एक्सपीरियंस जो वो गेन कर रहे हैं, जो उनको दिखाई दे रहा है, सबसे पहला स्टेप उनका है। एंड आफ्टर दैट वो क्या करते हैं? कंटेम्पलेट करते हैं, ठीक है ना, यानी रिकलेक्शन इन पीस। एंड थर्ड नंबर पे रिन्यूअल ऑफ द इमोशंस, जो ऑब्जर्वेशन करने के बाद में, कंटेम्पलेशन के बाद में जो उनके अंदर इमोशन आ रहे हैं, रिन्यूअल हो रहा है उनका, है ना। द माइंड फील किंडर्ड इमोशन टू द ओरिजिनल, यानी जो उन्होंने देखा, जो ऑब्जर्वेशन, उसके प्रति जो भावना है वो कैसी निकल रही है। एंड लास्ट वन क्या है? कंपोजिशन। ओके, इसको नोट कर लेना। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था। एंड नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन हमारे पास में, विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ वाज डिस्क्राइब्ड बाय एस.टी. कॉलरिज एज द डाउन ऑफ अ न्यू एरा इन इंग्लिश पोइट्री। एस.टी. कॉलरिज ने विलियम वर्ड्सवर्थ का ऐसा कौन सा वर्क है, कौन सी कंपोजिशन है जिसको ये कहा है कि ये वर्क क्या है? द डाउन ऑफ अ न्यू इरा इन इंग्लिश पोइट्री, यानी कि इंग्लिश पोइट्री के अंतर्गत ये क्या है कि नई भोर है, यानी एक नई सुबह के तरीके से है ये कंपोजिशन। स्पेसिफिकली नोटिंग इट्स यूनियन ऑफ डीप एंड सबटल थॉट विद सेंसिबिलिटी, यानी इसकी क्वालिटी क्या है, किस वजह से कहा है कि इसमें क्या उन्होंने डीप कंटेम्पलेशन किया है, एंड डीप कंटेम्पलेशन और सबटल थॉट, यानी कि नेचर और थॉट्स दोनों को यूनाइटेड कर दिया है। इसकी वजह से इन्होंने इस वर्क को क्या कहा है? द डाउन ऑफ अ न्यू इरा इन इंग्लिश पोइट्री। अब वो वर्क कौन सा है? द प्रील्यूड, ठीक है ना, टिंटर्न अवे, गिल्ट एंड सॉरो और द एक्जर्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड बताइएगा कौन सा आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नो आंसर, किसी का आंसर नहीं है। तो देखिए, नो डाउट के द प्रील्यूड जो है इनका ऑटोबायोग्राफिकल जो पोएम है, वो एक मास्टरपीस है, और मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट कंफ्यूज रहते हैं कि हो सकता है कि एस.टी. कॉलरिज ने इसी को बताया हो कि ये क्या है, द डाउन ऑफ अ न्यू इरा इन इंग्लिश पोइट्री, बट ऑफकोर्स नॉट, ये नहीं है। क्योंकि सबसे पहले अगर हम बात करें, जो करेक्टरिस्टिक दे रखी है कि यूनियन ऑफ डीप एंड सबटल थॉट विद सेंसिबिलिटी, तो वर्ड्सवर्थ ने क्या किया है कि जब टिंटन अवे लिखी है, तो टिंटन अवे में अपने जो पुराने एक्सपीरियंस हैं 1793 के, जब वो 5 साल पहले टिंटन अवे गए थे, एंड आफ्टर ऑल जब वो लौट कर आए हैं 1798 में, तो सभी का क्या कर दिया है? मिश्रण कर दिया है, यानी कि यूनियन ऑफ डीप एंड सबटल थॉट विद सेंसिबिलिटी। तो आंसर हमारा क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी रहेगा। और इसमें इनकी फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट भी देखने के लिए मिला है, ठीक है ना, कंटेम्पलेशन भी देखने के लिए मिला है, नेचर जो कभी इनके लिए इंजॉय का साधन हुआ करती थी, ठीक है ना, अब वो एक मोरल टीचर, मोरल गाइड के रूप में देखने के लिए मिल रही है। आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी रहेगा। बायोग्राफिया लिटरेरिया में इन्होंने कहा है, एस.टी. कॉलरिज ने, नोट कर लेना, while the prelude is an while the prelude is his magnum opus का मतलब सबसे इंपोर्टेंट, सबसे प्रभावशाली, सबसे विशिष्ट वर्क। कॉलरिज स्पेसिफिकली लॉर्ड लाइन्स कंपोज एज अ फीमेल बोट इंटर्न अवे फॉर इट्स फिलोसॉफिकल डेप्थ, यानी कि जो कैंडिडेट ये वाला ऑप्शन लगा रहे हैं, ये वाला गलत है। इसके बारे में एस.टी. कॉलरिज ने नहीं कहा है, इन्होंने किसके बारे में कहा है? टिंटन अवे के बारे में कहा है। रीजन क्या है? फिलोसॉफिकल डेप्थ, ठीक है ना, रीजन क्या है? फिलोसॉफिकल डेप्थ। इट इज कंसीडर्ड द क्वाइट एसेंशियल ग्रेटर रोमांटिक लिरिक, ओके, एंड ब्लेंडिंग अ स्पेसिफिक फिजिकल सेटिंग विद अ मेडिटेटिव और इंटरनल जर्नी। फिजिकल सेटिंग मतलब जहाँ पर ये घूमने गए थे, मेडिटेटिव, इंटरनल जर्नी क्या है? इनका जो फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट है, ठीक है ना, कंटेम्पलेशन के द्वारा, वो है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट था, ठीक है। नेक्स्ट पर अगला क्वेश्चन हमारे पास थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इन ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी,
पढ़ा है ना, डिटेल में पढ़ाया है। इन ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी विलियम वर्ड्सवर्थ यूजेस द फ्रेज द फिलोसोफर, द सी ब्लेस्ड और द आईज अमॉन्ग द ब्लाइंड टू रेफर टू हुम। किसको रेफर की है ये बातें बताइएगा? द फिलोसोफर, द सी ब्लेस्ड, द आई अमॉन्ग द ब्लाइंड, ये जो फ्रेजेज हैं ये किसको रेफर करी गई हैं? यानी कि पोइट हिमसेल्फ, द सेज और द ओल्ड मैन, और 6 ईयर ओल्ड बॉय, और नेचर परसोनिफाई, या यहाँ पर नेचर को परसोनिफाई किया गया। बताइएगा ये जो फ्रेजेज हैं विलियम वर्ड्सवर्थ ने ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी में किसको रेफर करने के लिए किए, किसको रेफर करिए बताइएगा? ओके बीना कुमारी गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। सभी लोग शेयर कर दीजिए सभी जगह पर, अभी आप लोगों ने शेयर नहीं किया है ना। चलिए, और जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, अदर टीजीटी पीजीटी हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके चलिएगा, और लाइक कर दीजिए सभी लोग, अभी तक लाइक नहीं किया आप लोगों ने। तो द फिलोसोफर, द सीड ब्लेस्ड और द आई अमॉन्ग द ब्लाइंड, ये सभी किसके लिए कही हैं? अ 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड। ओके ना, अ 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड। ये पोएम नहीं पढ़ी हो तो एक बार पोएम को पढ़ लेना। सो स्टैंजा 8 में आपको ये लाइनें देखने को मिलती हैं जहां पर ये बात कही है वर्ड्सवर्थ ने। इन स्टैंजा 8 वर्ड्सवर्थ एड्रेस द चाइल्ड एज द ब्लेस्ड बेस्ट फिलोसोफर because the child is still close to the celestial light of the divine pre-existence. So this reflect Neoplatonic philosophy। अगर बात करें कि जो फ्रेजेज हैं इससे क्या झलकता है, क्या रिफ्लेक्ट होता है, तो नियोप्लेटोनिक फिलोसफी झलकती है। और ये लाइन आपको देखने के लिए मिलेगी, ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी डू बी कम फ्रॉम गॉड। ठीक है ना, ये लाइन भी लर्न कर लेना, हो सकता है एग्जामिनेशन में ये लाइन पूछ ली जाए कि लाइन विलियम वर्ड्सवर्थ की किस पोइम की है। ठीक है, नेक्स्ट वन है आइडेंटिफाइंग द लिटरेरी डिवाइस इन द लाइन द सी दैट बियर्स हर बोशम टू द मून। ये लाइन तो आप लोगों ने पढ़ी होगी ना, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। इसमें आपको देखने के लिए मिलेगी ये लाइन, द सी दैट बियर्स हर बोशम टू द मून। तो इसमें ये बताना है कि लिटरेरी डिवाइस कौन सा यूज किया गया है, विच डिवाइस इज प्राइमरली यूज टू क्रिटिक द इंडस्ट्रियल एज लेक ऑफ कनेक्शन विद नेचर। सेनेकडोक है, ठीक है ना, प्रोसोपोपोइया है, ऑक्सीमोरन है, मेटोनॉमी है। क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे, जल्दी जल्दी से कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इससे पहले वर्ड्सवर्थ आप लोगों ने बहुत कई सालों से पढ़ रहे हैं, काफ़ी दिनों से पढ़ रहे हैं, टीजीटी की भी तैयारी कर रहे हैं, ईएमआरएस की भी तैयारी कर रहे हैं, डीएसएसपी की भी कर रहे हैं, और वर्ड्सवर्थ काफ़ी बार आप लोगों को पढ़ा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन तो आप लोगों को इजी नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, चलिएगा, क्या आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का? जल्दी जल्दी से बताएं, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टीफन स्पेंडर पे भी एक वीडियो बनाएं। हाँ जरूर बनाएंगे, डोंट वरी। चलिए, ऑप्शन बी आ रहा है, वेरी गुड, प्रोसोपोपोइया। प्रोसोपोपोइया होता क्या है? इट इज जस्ट लाइक एज द पर्सोनिफिकेशन। ठीक है ना, जिस तरीके से पर्सोनिफिकेशन है, सेम फीचर आपके इसके होती है, तो हम बोल सकते हैं कि पर्सोनिफिकेशन। ठीक है ना, पर्सोनिफिकेशन, यानी यहां पर भी क्या है, एब्सेंट, डेड, या कोई भी नॉन ह्यूमन थिंग, नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन ट्रेट्स दे दी जाती हैं, और ऐसा दिखाया जाता है जैसे कि वो बात कर रहा है, जैसे कि वो बोल रहा है। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चलिए, क्वेश्चन से पहले इसको डिफाइन कर लीजिए। तो प्रोसोपोपोइया इज अ रिटोरिकल डिवाइस एंड फिगर ऑफ स्पीच, जिसमें होता क्या है, इन विच एन इमेजिनरी एब्सेंट और डिसीज्ड पर्सन और एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, मीन टू से बोल सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, कंसेप्ट इज रिप्रेजेंटेड एज स्पीकिंग और एक्टिंग। ये सभी चीज़ें ऐसे प्रेजेंट की जाती हैं जैसे कि ये बोल रही हों या कोई एक्ट कर रही हो, कोई काम कर रही हैं, जस्ट लाइक एज ह्यूमन बीइंग। सो इट इज क्लोजली रिलेटेड टू द पर्सोनिफिकेशन। ठीक है ना, किससे रिलेटेड है? ये पर्सोनिफिकेशन से रिलेटेड है, एंड ऑफन फंक्शनिंग एज अ मोर इंटेंस फॉर्म ऑफ इट। बट अगर क्वेश्चन में ये नहीं आए तो आप डायरेक्टली लिख दीजिएगा कि वर्ड्सवर्थ ने क्या किया है, पर्सोनिफिकेशन का यूज किया है यहाँ पर, जहाँ उसने सी और मून को ह्यूमन करेक्टरिस्टिक दे दी हैं, एम्फेसाइजिंग द नेचर इज अ लिविंग ब्रीथिंग एंटिटी।
और ये किसका फॉर्मूला है? पैंथिज्म का, ठीक है ना, जिसमें क्या है कि नेचर की हर चीज में गॉड का निवास होता है। दैट मॉडर्न थिंग गेटिंग एंड स्पेंडिंग ह्यूमैनिटी इग्नोर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क वाज ओरिजिनली इंटेंडेड टू बी अ पार्ट ऑफ मैसिव अनफिनिश्ड फिलोसॉफिकल प्रोजेक्ट, टाइटल है द रेक्लिस। चलिएगा, अच्छा क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर है आपके पास में 5। यहाँ पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स, वे कौन कौन से वर्क हैं जिनको द रेक्लिस नाम की जो लॉन्ग फिलोसॉफिकल वर्क है उसका हिस्सा बनाने के लिए लिखा गया। तो ऑप्शन है द प्रील्यूड और द एक्सर्शन, द वाइट डो, ठीक है ना, और रेल स्टोन एंड द प्रील्यूड, और लिरिकल बैलेट एंड द बॉर्डरस, और रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस एंड द रेक्लिस। क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे कौन सा आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 बताना है। ओके संजय, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए सभी लोग आ जाएं, जल्दी जल्दी से शेयर कर दिया करें सभी कैंडिडेट। ओके, और देखिए बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, बिल्कुल एग्जाम पर्पज से आपकी तैयारी करा रहा हूं मैं, ठीक है ना। आपको बहुत ज्ञानी नहीं बनाना है, फैक्ट टू फैक्ट वही चीज़ें सीखनी है जो एग्जामिनेशन में आएगी। वैसे तो विलियम वर्ड्सवर्थ को आप बहुत पढ़ लीजिए तब भी कम पड़ जाएगा। मैं जितनी भी क्लासें लूँगा उत्तराखंड लेक्चरर की या जितने भी लेक्चरर लेवल के एग्जामिनेशन है, फैक्ट टू फैक्ट ही पढ़ाऊंगा, बहुत ज़्यादा बहुत एक्स्ट्रा वेगेंट नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? द प्रील्यूड एंड एक्सर्शन। प्रील्यूड क्या था? प्रील्यूड एक इंट्रोडक्टरी पोएम के रूप में लिखा गया था, ठीक है ना। और एक्सर्शन क्या है? सेकंड बुक की पहली बुक है जो कि पब्लिश की गई थी। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वर्ड्सवर्थ प्लान अ 3 पार्ट पोएम जिसका नाम था द रेक्लिस, ठीक है ना। एंड द प्रील्यूड वाज टू बी द एंटी चैपल। एंटी चैपल का मतलब होता है इंट्रोडक्टरी, ठीक है ना, इंट्रोडक्टरी तो है ये, प्रील्यूड इंट्रोडक्टरी बुक ही तो है। द एक्सर्शन पब्लिश की गई थी 1814 में, एंड इट वाज द ओनली कंप्लीटेड पार्ट ऑफ द सेकंड बुक। थर्ड पार्ट जो था वो कभी फिनिश ही नहीं हो पाया। ओके, नोट करिएगा इस चीज को। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। वर्ड्सवर्थ लूसी पोएम्स, विलियम वर्ड्सवर्थ की लूसी पोएम है, ठीक है ना, पढ़ी होंगी। आर फेमस फॉर देयर इलेजिक टोन। इलेजिक टोन क्यों है? क्योंकि लूसी उसमें कहीं ना कहीं पे गुम हो जाती है। विच स्पेसिफिक पोएम डिस्क्राइब लूसीज एजुकेशन बाई नेचर इटसेल्फ। अब लूसी पोएम में ऐसी कौन सी लूसी पोएम है जिसमें लूसी का जो बोल सकते हैं कि पालन पोषण है, एजुकेशन है, ब्रॉन अप है, सभी कुछ नेचर अपने हाथों से करना चाहती है, अपने हिसाब से उसको ढालना चाहती है। कौन सी पोएम है? स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नॉन, शी ड्वेल्ट अमॉन्ग द अनट्रोडन वेज, और 3 years शी ग्रीव इन सन एंड सार, और ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट स्टील। क्वेश्चन नंबर 6 बताइएगा, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 बताना है। चलिए संजय पुरोहित ऑप्शन सी बता रहे हैं, एग्जैक्ट, बिल्कुल ठीक है। 3 years शी ग्रीव इन सन एंड शावर। इसमें क्या है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि नेचर क्या है, लूसी को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार है, ले जा रही है, क्योंकि वो कहती है कि इसमें क्या है, मेरी तरीके से ही सारी क्वालिटी है और इसको मैं एक डिग्निफाइड और ऐसी महिला बनाऊंगी जैसा कि मैं चाहती हूँ। तो ये लाइन जो है फिट होती है ऑप्शन नंबर सी पे, नोट कर लेना, ठीक है। 3 years शी ग्रीव इन सन एंड सावर, नेचर स्पीक एंड सेज। ये लाइन आपको देखने के लिए मिलेंगी इसमें। अ लवलियर फ्लावर ऑन द अर्थ वाज नेवर शोन, दिस चाइल्ड आई टू माई सेल्फ विल टेक। और लाइन आगे भी है, ठीक है ना। इतनी लाइनें पूछी जा सकती हैं एग्जामिनेशन में कि ये किस पोएम की है, तो आप याद रखिएगा। एंड इट डिटेल्स हाउ नेचर शेप हर करेक्टर एंड फॉर्म, ठीक है ना। यहाँ पर हमें पता पड़ता है कि नेचर किस तरीके से उसे शेप करेगी और कैसा उसका करेक्टर बनाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हु इन्फ्लुएंस वर्ड्सवर्थ पॉलिटिकल शिफ्ट फ्रॉम अ रेडिकल सपोर्टर ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 तक, 1789 तक, यानी कि फ्रांस की क्रांति तक, जो विलियम वर्ड्सवर्थ की जो फिलॉसफी थी, ठीक है ना, वर्ड्सवर्थ पॉलिटिकल फिलॉसफी जो थी, वर्ड्सवर्थ पॉलिटिकल शिफ्ट जो था टू अ कंजर्वेटिव, यानी कि टॉरी जो था उसकी तरफ कैसे हो गया, कंजर्वेटिव मूड कैसे हो गया उनका बाद के सालों में। तो आंसर है विलियम गॉडविन, एडमंड ब्रूक, एनिटी वेलन या रॉबर्ट साउदी। किसके इन्फ्लुएंस में आकर वो कंजर्वेटिव बन गए थे, ठीक है ना। शुरुआत में क्या था, शुरुआत में उनके ऊपर किसी और का प्रभाव था, एंड लेटर ऑन आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन उन्होंने अपना जो माइंड था आइडियलिज्म का वो चेंज कर दिया, एंड पोइट लॉरेटशिप भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, आपको पता है ना। चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नहीं, एनिटी वेलन काय के लिए, वो तो उनकी वाइफ थी ना,
प्रेमिका थी, उसकी वजह से कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। कौन था? एडमंड ब्रूक, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा, एडमंड ब्रूक। शुरुआत में विलियम गॉडविन की जो पॉलिटिकल फिलोसफी थी, ठीक है ना, इससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। बट जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई, टायरनी हुई, यानी कि अत्याचार हुआ, मारकाट हुई, तो उससे काफ़ी आहत हुआ और उन्होंने क्या किया, अपना जो माइंड सेट था वो चेंज कर दिया और एडमंड ब्रूक के जो इन्फ्लुएंस थे, प्रभाव थे, वो उनके ऊपर आ गए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा। तो इनिशियली इन्फ्लुएंस बाई विलियम गॉडविन से रेडिकलिज्म, शुरुआत में क्या था, विलियम गॉडविन के रेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रभावित थे। बट आफ्टर द वायलेंस ऑफ रीजन ऑफ टेरर इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन led Wordsworth toward Edmund Burke's idea of organic society and tradition, eventually leading to his appointment as a poet laureate in 1843 after the death of रॉबर्ट साउथी, ठीक है ना, एंड मोर कंजर्वेटिव वर्ल्ड व्यूज। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास में, वर्ड्सवर्थ्स थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन, वर्ड्सवर्थ्स थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन इन द प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड argue that there is no essential difference between the language of prose and what। ये लाइन आपको पूरी करनी है, ये लाइन क्या करना है, आपको पूरी करनी है। हमारे पास क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, इस पे इसी पॉइंट पे क्वेश्चन बन जाएंगे कि विलियम वर्ड्सवर्थ की जो थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन है वो किस में ऐड करी गई थी, ठीक है ना, लिरिकल बैलेड के किस एडिशन में, और जो पोएटिक डिक्शन है वो ऐड किया गया था, ठीक है। कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, बट हमें क्या है, स्पेशल क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि जो बार बार आ रहे हैं बहुत मतलब ज़्यादा बार क्वेश्चन आ चुके हैं, वो ज़्यादा नहीं आएंगे, बट उन्हीं क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ लिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या हमारे पास में, लाइन को कंप्लीट करना है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेड में कहा है कि देयर इज नो एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड वर्ड, मेट्रिकल कंपोजिशन, क्लासिकल इपिक्स, शेक्सपियरियन ड्रामा और कंट्री लव पोइट्री। क्वेश्चन नंबर 8 बताएंगे कौन सा करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए अशोक चमोली ऑप्शन ए आ रहा है, बीना ऑप्शन बी बता रही हैं। चलिए गुड। तो देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा है कि पोइट्री शुड बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी मैन, ठीक है ना, कॉमन मैन की जो लैंग्वेज है जिसको हर व्यक्ति समझ सकता है, हर व्यक्ति पढ़ सकता है, उस लैंग्वेज में हमें पोइट्री कंपोज करनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि पोइट्री में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, चाहे वो मेट्रिकल कंपोजिशन में लिख दो या वो आम आदमी की भाषा में लिख दो। आंसर क्या हो जाएगा, देयर इज नो एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कंपोजिशन। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट रहेगा। ओके गुड। So Wordsworth controversially argue that poetry should be written in the language of really used by men। ट्रू एंड फॉल्स वाले जो क्वेश्चन होंगे ना, उसमें इस तरीके की फ्रेजेस आपसे पूछी जा सकती हैं। अभी जो LT ग्रेड का एग्जामिनेशन हुआ उसमें कई सारे क्वेश्चन इसी तरीके के पूछे गए जो मैं बना रहा हूँ। तो वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा है कि लैंग्वेज रियली यूज्ड बाय मैन, ऐसी पोइट्री लिखनी चाहिए, ठीक है ना। और उन्होंने कहा है कि देयर इज नो एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज ऑफ प्रोज और मेट्रिकल कंपोजिशन, यानी कि प्रोज लैंग्वेज में और पोइट्री की लैंग्वेज में कोई एसेंशियल डिफरेंस नहीं होता है, आप कैसे भी लिख सकते हैं। ओके चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन से पहले कुछ फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, विलियम वर्ड्सवर्थ की फिलोसॉफिकल जो चीजें हैं उनको आप समझिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ठीक है। एक चीज अच्छे तरीके से समझ लेना, कंसेप्ट की बात करें पैंथीज, ठीक है ना, ये टर्म काफी बार एग्जामिनेशन में आया है और इस बार भी आ सकता है। पैंथीज्म क्या है, ये एक तरीके का बिलीफ है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको किस तरीके से कहा है कि गॉड इज प्रेजेंट इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ नेचर, यानी अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ जो गॉड है वो नेचर के कण कण में बसा हुआ है, और इस बिलीफ को क्या कहा गया है, पैंथीज्म, ठीक है ना। अच्छा, ये डेफिनेशन और ये कंसेप्ट आपको टिंटन अवे में देखने के लिए मिलता है, ठीक है, ये भी आ सकता है ना, किस में देखने मिलता है, टिंटन अवे में देखने मिलता है। प्योर सेंट्रिसिटी, तो ये क्या है, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। प्योर का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं, बिल्कुल इनोसेंट, तो द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ये माई हर्ट लिप्स अप में आपको देखने को मिलता है। नेगेटिव कैपेबिलिटी, नेगेटिव कैपेबिलिटी, अब मैंने यहां पर क्यों इसको यूज किया है, इसको तो जॉन कीट के साथ में यूज होना चाहिए। तो दो कीट्स टर्म, भले ही जॉन कीट्स ने इस टर्म को यूज किया है, लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में
एच.टी. कॉलेज ने कहा है कि उसमें नेगेटिव कैपेबिलिटी की कमी है। किसके अंदर? विलियम वर्ड्सवर्थ के अंदर। क्यों? जब जिस व्यक्ति में नेगेटिव कैपेबिलिटी है उसमें बोल सकते ईगोस्टिकल सबलाइम नहीं होगा। विलियम वर्ड्सवर्थ में क्या है? विलियम वर्ड्सवर्थ को क्या बोला? ईगोस्टिकल सबलाइम, मतलब ईगो उसका हमेशा सबसे ऊपर रहता है। लेकिन जो व्यक्ति नेगेटिव कैपेबिलिटी वाला होता है वो अपने ईगो को साइड में कर देता है। किसी भी चीज को, चाहे कितनी भी मिस्टीरिकल हो, कितनी भी आश्चर्यजनक हो, बिना किसी रीजन के, बिना किसी लॉजिक को उसको एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है ना? तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो कीट्स क्या है? नेगेटिव कैपेबिलिटी वाले पोइट हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ विदाउट नेगेटिव कैपेबिलिटी वाले पोइट हैं। ठीक है ना? कॉलरेज ने कहा है कि दो कीट्स टर्म वर्ड्सवर्थ लेक्ड इट, कॉलरेज कॉल इट इज ईगोटिस्टिकल सबलाइम। तो इस वजह को कि इसमें नेगेटिव कैपेबिलिटी की कमी है, विलियम वर्ड्सवर्थ को एच.टी. कॉलेज ने क्या कहा है? ईगोटिस्टिकल सबलाइम बोला है। अच्छा, ये चीज कहाँ देखने के लिए मिलेगी? द प्रील्यूड में आपको देखने के लिए मिलेगी। मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे। इस चीज को मैं डिटेल में भी पढ़ाऊंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है ना? अच्छा, इसके बाद में क्या है? प्री एग्जिस्टेंस। प्री एग्जिस्टेंस का जो कंसेप्ट है विलियम वर्ड्सवर्थ ने दिया है अपनी पोइट्री में। द सोल एग्जिस्टेंस इन हेवन बिफोर बर्थ, यानी जन्म से पहले ही जो सोल है हमारी वो हेवन में एग्जिस्ट करती है। और ये जो आइडिया है ये इमोर्टलिटी ओड में आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है ना? ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी में। तो ये सारी चीजें आपको क्या करना है? लर्न कर लेना है। यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो समझनी है। टेक्निकल फोकस जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम्स में वो क्या है? द इटालियन सोनेट। अब मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्वेश्चन आपके लगभग मैंने 10 करा दिए। अब इन 10 क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है ना? हमें बहुत तो नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ ये समझ लीजिए कि विलियम वर्ड्सवर्थ को मैं फिनिश कर रहा हूँ, तो जितना पढ़ा रहा हूँ उसमें से आपका आ जाएगा। ठीक है? तो टेक्निकल फोकस इटालियन सोनेट की बात करें तो विलियम वर्ड्सवर्थ की मोस्ट ऑफ द सोनेट्स आर इटालियन और पेटार्कन। जैसे कि लंदन 1802 है। ठीक है ना? द वर्ल्ड इज टू मच विद अस है, ऑन द प्रोजेक्टेड कैंडल एंड विंडरमैन रेलवे है, और स्टीम बोट्स, वाइडक्ट्स एंड रेलवेज, और नन्स फ्रेट नॉट एट देयर कॉन्वेंट्स नैरो रूम। ये सभी क्या हैं? ये सभी इटालियन सोनेट यानी कि पेटार्कन सोनेट है विलियम वर्ड्सवर्थ की। इटालियन और पेटार्कन सोनेट का स्ट्रक्चर मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। इसमें ऑक्टेव होता है 8 लाइन का। ठीक है ना? यानी कि 8 और 6 में ये डिवाइड होती हैं, टोटल 14 लाइन होती हैं। ठीक है ना? तो 8 लाइन में ऑक्टेव यानी शुरुआत की 8 लाइन है ऑक्टेव बोली जाती हैं। ऑक्टेव में क्या होता है? प्रॉब्लम या सिचुएशन को इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसके बाद में क्या आता है? 8th और 9th जो लाइन आती है उसको हम बोलते हैं वोल्टा। ठीक है ना? 8 और 9th लाइन को बोलते हैं वोल्टा, यानी कि टर्न बोल सकते हैं। ठीक है ना? प्रॉब्लम शुरू होती है 8 लाइन पे, उसका रेजोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि टर्न और शिफ्ट स्टार्ट हो जाता है थॉट्स में। सेस्टेट आपका 6 लाइन का होता है, जो लास्ट की 6 लाइनें होती हैं प्रोवाइड रिजोल्यूशन और मेडिटेशन, यानी कि बाद में उस बात का सही इशारा हो जाता है, सॉल्यूशन मिल जाता है। तो ये स्ट्रक्चर है विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पेटार्कन और इटालियन सोनेट्स हैं उनका। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अब अभी हमने जो बात करी थी कि विलियम वर्ड्सवर्थ हैज अ लेक ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी, एनएसटी कॉलेज कॉल इट ईगोटिस्टिकल सबलाइम। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? समझ लीजिएगा। देखिए, जो हमने अभी स्टेटमेंट दिया था कि नेगेटिव कैपेबिलिटी दो कीट्स टर्म वर्ड्सवर्थ लेक्ड इट, कॉलरेज कॉल इट इज ईगोटिस्टिकल सबलाइम। तो क्यों कहा है उन्होंने? व्हाट इज नेगेटिव कैपेबिलिटी? द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी वाज कॉइन्ड बाय जॉन कीट्स, यू नो वेरी वेल। और इसका मतलब क्या है? कि किसी भी चीज को बिना किसी लॉजिक के एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है ना? द कैपेसिटी ऑफ अ पोएट टू रिमेन इन अ स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी कि अनिश्चितता की स्थिति में बना रहना, भले ही चाहे कितनी भी मिस्ट्री हो, कोई भी डाउट मन में हो। ठीक है ना? उसको सॉल्व करने की कोशिश भी नहीं करता जो व्यक्ति। एवरीथिंग थ्रू लॉजिक, रीजन और पर्सनल ओपिनियन, कुछ नहीं करता, बस उसको जैसा चल रहा है उसको चलने देता है। दैट इज नेगेटिव कैपेबिलिटी। बट यहां पर एक चीज और समझिएगा कि नेगेटिव कैपेबिलिटी के फीचर क्या है? द पोएट सप्रेस्ड हिज ईगो। ये बहुत बड़ी बात होती है ना कि एक व्यक्ति अपने ईगो को साइड में रख देता है। तो ये समझ लीजिए कि अपनी बात को जो भूल जाए उसमें क्या है? नेगेटिव कैपेबिलिटी है। जॉन कीट्स के मामले में देखें तो जॉन कीट्स अपनी बात को भूल जाता है। वो जो भी चीज एक्सप्रेस करता है, जो डिस्क्राइब करता है, वो बाय द मीन्स ऑफ नेचर,
नेचर को सौंप देता है सब कुछ, नेचर जो दिखा रही है उसको वही उसके हिसाब से वो प्रेजेंट करता है। वो कभी ये नहीं कहता कि मैं, उनकी पोएट्री में आपको कभी आई शब्द देखने के लिए नहीं मिलेगा, नेवर, कभी नहीं आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। एंड डज नॉट इम्पोज पर्सनल जजमेंट, कभी भी वो पर्सनल जजमेंट को इम्पोज नहीं करते अपनी पोएट्री में, ठीक है। अलाउ इमोशंस, ब्यूटी एंड मिस्ट्री टू एग्जिस्ट ऑन देयर ओन, जो चीज जैसी है उसको वैसी की वैसी ही एग्जिस्ट कराते हैं। तो कीट्स बिलीव दैट अ ग्रेट पोएट शुड डिसअपीयर इनटू द सब्जेक्ट रेदर देन डोमिनेटेड। तो कीट्स ने ये कहा है कि एक अच्छा जो पोएट है वो क्या है, वो सब्जेक्ट के अंदर घुल मिल जाएगा, यानी सब्जेक्ट के प्रति समर्पित हो जाएगा, चाहे वो कोई भी तरीके का सब्जेक्ट हो, उस सब्जेक्ट पर डोमिनेशन नहीं करेगा, अपनी छाप नहीं छोड़ेगा। वो क्या है, नेगेटिव कैपेबिलिटी है। अब हम बात करेंगे कि वर्ड्सवर्थ में नेगेटिव कैपेबिलिटी क्यों नहीं है, ठीक है ना, ईगोटिस्टिकल सबलाइम क्यों बोला गया इस चीज को। तो एल्दो वर्ड्सवर्थ इज अ मेजर रोमांटिक पोएट, एस.टी. कॉलेज आर्ग्यू दैट वर्ड्सवर्थ डिड नॉट पॉजेसेस नेगेटिव कैपेबिलिटी। वर्ड्सवर्थ नेगेटिव कैपेबिलिटी नहीं रखते हैं, उनके अंदर नेगेटिव कैपेबिलिटी नहीं है। कॉलरेज फेल्ट दैट वर्ड्सवर्थ कुड नॉट डिटैच हिमसेल्फ फ्रॉम हिज ओन पर्सनैलिटी एंड एक्सपीरियंस। विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोइम्स हैं, उन पोइम्स में विलियम वर्ड्सवर्थ की जो खुद की पर्सनैलिटी है, इंट्रोस्पेक्टिव जो आइडिया है, वो अलग नहीं हो पाता। वो कहीं ना कहीं अपनी छाप उस पर छोड़ ही देते हैं, कहीं आई बोल देते हैं, कहीं वी बोल देते हैं, है ना। यानी कि पर्सनल रिफ्लेक्शन उनका हमेशा बना रहता है, चाहे आप ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी में देख लीजिए, टिंटन अवे में देख लीजिए, द प्रील्यूड में देख लीजिए, ठीक है ना, आई वंडर लॉन्डली एज ए क्लाउड में देख लीजिए, किसी भी पोइम में देख लीजिए आप। सो व्हाट इज ईगोटिस्टिकल सबलाइम। अब हम बात करेंगे ईगोटिस्टिकल सबलाइम की, जो विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए ये बोला है एस.टी. कॉलेज ने। तो कॉलेज डिस्क्राइब वर्ड्सवर्थ पोएट्री एज ईगोटिस्टिकल सबलाइम, दैट मीन्स वर्ड्सवर्थ पोएट्री इज एलिवेटेड एंड पावरफुल सबलाइम, बट इट इज स्ट्रांगली सेंटर्ड, सेंटर्ड का मतलब पोएट इसमें केंद्र में रहता है, ऑन हिज ओन शेल्फ, अपनी ईगो में रहता है, अपनी बात करता है सिर्फ। इसकी करेक्टरिस्टिक आप लोग लर्न कर लेना, पूछी जा सकती हैं, थोड़ा सा अगर अंदर चला गया एग्जामिनर तो पूछ लेगा। तो करेक्टरिस्टिक क्या है ईगोटिस्टिकल सबलाइम की, फ्रीक्वेंट यूज ऑफ आई, पोएट अपनी पोइट्री में ज़्यादातर आई का इस्तेमाल कर, यानी पर्सनल प्रोनाउन का यूज करेगा, ठीक है। एंड पर्सनल एक्सपीरियंस यूज करेगा, पर्सनल एक्सपीरियंस नरेट करेगा। द पोएट्स माइंड एंड इमोशंस डोमिनेट द पोएम, और पोएट का जो माइंड है, उसके जो पर्सनल इमोशन है, वो डोमिनेट करेंगे पोएम को। नेचर इज इंटरप्रिटेड थ्रू द पोएट्स ऑन कॉन्शसनेस, भले ही पोएम नेचुरल होगी, लेकिन वो पोएट के खुद के एक्सपीरियंस और इमोशन से, कॉन्शसनेस से और डोमिनेटेड करी जाएगी। द पोएट ऑफन ड्रॉज मोरल और फिलोसॉफिकल कंक्लूजन, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये करेक्टरिस्टिक है किसकी, ईगोटिस्टिकल सबलाइम की, दैट इज बाय वर्ड्सवर्थ। द पोएट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ इज ईगोटिस्टिकल सबलाइम एंड ही हैज अ लेक ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी, ठीक है ना। तो ये दोनों में कंपैरिजन है, जॉन कीट्स में और किस में, विलियम वर्ड्सवर्थ में। दोनों ही रोमांटिक केज के पोइट हैं, दोनों में ही ये चीजें हैं। कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कीट्स एंड वर्ड्सवर्थ एक झलक और देख लीजिए। तो पॉजेस नेगेटिव कैपेबिलिटी, कीट नेगेटिव कैपेबिलिटी रखते हैं, ठीक है ना। वर्ड्सवर्थ लेक नेगेटिव कैपेबिलिटी। कीट पोइट इफेसेस हिमसेल्फ, यानी यहाँ पर पोइट अपने आप को डोमिनेट नहीं होने देते पोइट्री पर, लेकिन वर्ड्सवर्थ क्या करते हैं, पोइट असर्ट हिज सेल्फ, वो अपने आप को पोइट्री पे डोमिनेट कर देते सब्जेक्ट पर। कीट्स एक्सेप्ट मिस्ट्री, जॉन कीट्स जो है वो मिस्ट्री को एक्सेप्ट करते हैं, जो जैसा है उसको नेचर के हिसाब से ही डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ क्या करते हैं, एक्सप्लेन एंड मोरलाइज, वो उसको एक्सप्लेन करते हैं और मोरलाइज कर देते हैं। कीट्स इम्पर्सनल पोइट्री लिखते हैं, वर्ड्सवर्थ हाईली पर्सनल पोइट्री लिखते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, ये कंपैरिजन है दोनों का। अच्छा, हमारे साथ में कुछ ऐसे भी लोग जुड़े हुए हैं जिनका मेंस एग्जामिनेशन होने वाला है, जैसे कि EMRS वाले हैं, ठीक है ना, EMRS वाले हैं, KBS वाले भी हैं, ठीक है ना, और NBS वाले भी हैं, ठीक है ना, और LT ग्रेड वाले भी हैं। तो सभी के लिए एक शॉर्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आगे और भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। नेगेटिव कैपेबिलिटी को आप लोग एग्जामिनेशन में आराम से लिख दीजिएगा, मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है, ठीक है। चलिए, ये सभी की समझ में आ गया। उसके बाद में आगे बढ़े, कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में
जो आप पूछना चाहते हो आप मुझसे पूछिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए गाइस, चलिए बीना ओके, ठीक है। किसी के मन में किसी तरीके का कोई क्वेश्चन हो आप लोग पूछिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए, कोई क्वेश्चन नहीं है किसी के माइंड में, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है। मैंने आपको पिछले 8 क्वेश्चन जो समझाए थे, ठीक है ना, उनको मैंने डिस्क्राइब कर दिया, डिटेल में भी बता दिया, जो कंसेप्ट रह गए थे वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है ना। अब आपको सिर्फ लर्न करना है इनको। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 9 पर दिया गया है कि इन द ओपनिंग बुक ऑफ द प्रील्यूड वर्ड्सवर्थ फेमसली स्टेटेड दैट एज अ चाइल्ड ही वाज फॉस्टर्ड अलाइक बाई। जब वो बच्चा था, ही वाज फॉस्टर्ड अलाइक बाई। मैंने आपको प्रील्यूड की बुक 1 की कुछ पंक्तियां पढ़ा दी हैं, डिटेल में पढ़ा दी हैं, ठीक है ना। फॉस्टर्ड अलाइक बाई एंड बाई, यहां पर हमें 2 ऑब्जेक्ट भरने हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर दैट डिफाइन हिज अर्ली साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। बताइएगा। तो इमेजिनेशन एंड रियलिटी, ब्यूटी एंड फियर, नेचर एंड सॉलिट्यूड और साइलेंट एंड साउंड। क्वेश्चन नंबर 9 बता दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 बताना है सभी को। चलिए, बीना और BSP ऑप्शन सी बता रहे हैं। नो, ब्यूटी एंड फियर। ब्यूटी एंड फियर, ब्यूटी एंड फियर क्यों है? क्योंकि ये लाइन क्या है, ये लाइनें आपकी प्रील्यूड से ली गई हैं, ठीक है ना। फॉस्टर्ड अलाइक बाई ब्यूटी एंड फियर, ठीक है ना। फॉस्टर्ड अलाइक बाई ब्यूटी एंड फियर, ये लाइन कंप्लीट होती है। ओके, नोट कर लेना, समझ लीजिए। बुक फर्स्ट में वर्ड्सवर्थ ने लिखा है कि फियर सीड टाइम हैड माई सोल। फियर सीड टाइम का मतलब है, सीड टाइम का मतलब है कि कुछ ऐसे मूवमेंट जो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित कर देते हैं, ठीक है ना। किसी मूड में बैठा हो लेकिन अगर उसको वो चीज़ याद आ गई तो वो खो जाता है उन चीज़ों में, यानी कि बहुत बेहतरीन लम्हे बोल सकते हैं आप। तो फियर सीड टाइम हैड माई सोल एंड, अब बता रहा आगे, आई वॉज फॉस्टर्ड लाइक ब्यूटी एंड बाई फियर। तो यहां पर वर्ड्सवर्थ ने एक चीज अपनी और एक्सप्रेस करी है। वैसे तो इस क्लास को मैं बहुत लेंदी नहीं बनाना चाहता, अगर मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा, सिर्फ 1 वर्ड में बता देता हूँ कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने नेचर को ब्यूटीफुल भी कहा है, ठीक है ना, सॉलेस देने वाला भी कहा है, साथ ही साथ उसको ऑफुल भी कहा है, डरावना भी कहा है। डरावना क्यों कहा है कि अगर वो डरावना नहीं होगी, डरावनी नहीं होगी नेचर, तो वो हमें मोरल गाइड कैसे कर पाएगी, ठीक है ना। यानी अगर प्रकृति हमको डराएगी नहीं तो हम बिगड़ जाएंगे। जैसे माँ अगर डराएगी नहीं तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, ऐसे प्रकृति भी क्या करती है, नेचर भी क्या करती है, डराती भी है, डराकर हमें सिखाती भी है कि क्या सही है क्या गलत है। सो यहाँ पर वो यही बता रहा है कि आई वॉज फॉस्टर्ड अलाइक बाई ब्यूटी एंड फ्यूर, यानी कि सुंदरता और डर दोनों मिले थे उसको बचपन में प्रकृति से। तो दिस हाईलाइट द डार्क रोमांटिसिज्म वियर नेचर इज नॉट जस्ट प्रेटी बट आल्सो सबलाइम एंड टेरिफाइंग, ठीक है ना। टीचिंग द पोएट थ्रू ऑ इंस्पायरिंग एंड समटाइम्स हॉन्टिंग एक्सपीरियंसेस। आप जब द प्रील्यूड को पढ़ोगे, मुझे लगता है पढ़ लिया होगा आपने, ये वाला जो स्टोलन बोट वाला जो पीरियड है, ठीक है ना, इसमें नेचर ने इस पोइट को बहुत ज्यादा डराया था। दैट इज वाई ही बिकम मोरल गाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच कैरेक्टर इन वर्ड्सवर्थ पोइट्री इज अ लीच गैदरर। विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में वो कौन सा कैरेक्टर है जो लीच गैदरर कहा गया है? हु सर्व एज अ सिंबल ऑफ रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस फॉर द डेस्पेयरिंग पोइट। यानी कि पोइट बहुत दुखी था, एक कंडीशन ऐसी थी, उदास था, मन में हलचल थी। तो वो कौन सा कैंडिडेट है जिसे लीच गैदरर कहा गया है, जिसने उसको मॉरली सपोर्ट किया था, स्ट्रांग बनाया था, जिसको देखकर पोइट के मन में भी स्ट्रांग यानी कि स्ट्रेंथ आ गई थी, ताकत आ गई थी। ऑप्शन है द सॉलिटरी रीपर, द ओल्ड कम्बरलैंड बेगर, द वांडरर, द ओल्ड मैन इन द रिजोल्यूशन एंड द इंडिपेंडेंस। क्वेश्चन नंबर 10 बताइएगा, कौन सा कैंडिडेट है जिसको देखकर मॉरली और फिजिकली दोनों तरीके से सपोर्ट मिला था विलियम वर्ड्सवर्थ को, यानी कि पोइट को। चलिए, रश्मि किरण ऑप्शन बी बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास में।
क्वेश्चन नंबर 10। आज के क्वेश्चन आप लोगों को नए लग रहे होंगे, मुझे पता है ना। देखिए, मैं जब भी किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कराता हूँ, अगर एग्जामिनेशन आउट हुआ है तुरंत ही, तो मैं मोस्टली वही क्वेश्चन कराता हूँ जो एग्जामिनेशन में उसी पैटर्न पे बनते हैं, है ना। PYQ अलग तरीके के क्वेश्चन होते हैं, जो नए फॉर्म की जो क्वेश्चन है वो अलग तरीके के बनते हैं। ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये बिल्कुल न्यू तरीके से नए पैटर्न पर मैंने फॉर्म किए हैं, और उम्मीद करता हूँ कि इसी फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो लीज गैदरर कौन है? जो ओल्ड मैन है, जो ओल्ड मैन है, जो क्या करता है, लीच गैदर करता है, जो जौंक है ना उनको पकड़ता है। टाइम चला गया है, बड़ा बूढ़ा हो गया है, वृद्ध हो गया है, हड्डियां काम नहीं कर रही हैं, लेकिन फिर भी अपने काम में मगन है, काम कर रहा है बिना किसी डिसअपॉइंटमेंट के, ठीक है ना। लेकिन जब वर्ड्सवर्थ देखता है कि दिन मेरे भी ऐसे ही आएंगे जैसे कि बाकी के लोग परेशान होते हैं, तभी वो रॉबर्ट वॉन्स और थॉमस चेटरटन जैसे पोइट्स के बारे में सोचता है कि इतने महान महान पोइट थे, ये मर गए। क्या पोइट की जो कंडीशन है लास्ट में ऐसी होती है, मैं भी मरूंगा, मेरा भी टाइम आएगा, बहुत हताश होता है। एट द टाइम ही सॉ द लीच गैदरर, उस लीच गैदरर को हार्डवर्क करते हुए देखकर, ठीक है ना, उसको उस कंडीशन में देखते हुए कि इतना परेशान व्यक्ति है लेकिन फिर भी ये डिटरमाइंड है, तो मैं क्यों नहीं हो सकता। तो मॉरली और फिजिकली दोनों तरीके से उस व्यक्ति को देखने के बाद में पोइट को क्या मिलता है, सपोर्ट मिलता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा। तो द पोएम रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, जिसको हम द लीच गैदरर के नाम से भी जानते हैं, इट वाज कंपोज्ड अराउंड 1802 एंड पब्लिश्ड 1807। इट डिपिक्ट एन ओल्ड मैन whom वर्ड्सवर्थ एनकाउंटर्स, जिस ओल्ड मैन से वर्ड्सवर्थ मिले थे उसके बारे में यहाँ पर बात होती है। द ओल्ड मैन्स परसिवेरेंस, यानी कि रिजोल्यूशन मतलब फर्मनेस, डिटर्मिनेशन इन द फेस ऑफ एक्सट्रीम हार्डशिप प्रोवाइड अ मोरल लेसन टू द पोइट हु वाज फीलिंग डिजेक्टेड। उस समय पर वर्ड्सवर्थ की जो फीलिंग थी वो काफ़ी डिजेक्टेड थी, काफ़ी दुखी था, ठीक है ना। वर्ड्सवर्थ यानी कि पोइट जो था वो काफ़ी दुखी था। दुखी क्यों था? अबाउट द फेट एंड अबाउट द फेट ऑफ पोइट्स लाइक थॉमस चेटरटन और रॉबर्ट वंस। इनकी हाल ही में डेथ हुई थी और ये काफ़ी महान पोइट रहे हैं, अपने ज़माने के अच्छे पोइट रहे हैं, पॉपुलर रहे हैं। तो इनकी डेथ पर ये कंटेम्पलेट करता है पोइट कि जब इतने महान पोइट की डेथ हो गई, इनका फेट ही है, तो मेरी भी डेथ होगी, मैं भी मरूंगा किसी दिन। तो काफ़ी डेस्पियर कंडीशन में था, तभी वो इसको देख लेता है, तो काफ़ी मॉरली इसको सपोर्ट मिलता है, ठीक है ना। चलिए, तो आंसर हमारा डी करेक्ट था। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है, इन इज एसे अपॉन एपिटैप्स। विलियम वर्ड्सवर्थ का एक फिक्शनल वर्क है, नॉन फिक्शनल है, एसे अपॉन एपिटाप्स 1810 में पब्लिश किया गया था। वर्ड्सवर्थ आर्ग्यू दैट एन एपिटाप शुड स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन विच टू परसेप्टिव, यानी कि एपिटैप में कौन कौन सी दो चीज़ों का बैलेंस होना जरूरी बताया है विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने एसे अपॉन एपिटैप में। ये भी नोट कर लेना, अगर ये वर्क पूछा जाता है एसे अपॉन एपिटैप किसने लिखा है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ नोट करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा है कि जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, ठीक है ना, तो टॉम्ब स्टोन जो होता है जिसपे इंस्क्राइब किया जाता है, उस पर क्या लिखना चाहिए, ऐसा क्या लिखा जाए कि वो सही हो। तो वर्ड्सवर्थ ने दो चीज़ें बैलेंस करने की कहा है कि एक तो यूनिवर्सल लैंग्वेज ऐसी हो जो सभी को मॉरली एक्लॉजमेंट करे, ठीक है ना, सभी को एक तरीके से कहे कि हाँ ये व्यक्ति सही था, यूनिवर्सल अपील करे। और एक वो कि उसकी पर्सनल जिंदगी में क्या हुआ था, यानी कि उसकी भी छाप छोड़नी जरूरी है, जिसके बारे में बात हो रही है उसकी कहानी क्या थी, उसके दुख दर्द क्या थे, तो दोनों चीज़ें उसमें होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, यानी कि यूनिवर्सल लैंग्वेज एंड इंडिविजुअल ऑफ द डिसीज, यूनिवर्सल लैंग्वेज भी होनी चाहिए और जो व्यक्ति मरा है उसके बारे में बात भी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए इसको समझ लीजिएगा। तो वर्ड्सवर्थ बिलीव एन एपिटाफ, यानी कि अ टॉम्ब स्टोन इंस्क्रिप्शन मस्ट यूज द जनरल लैंग्वेज ऑफ ह्यूमैनिटी। इस पर क्या होना चाहिए, जनरल लैंग्वेज ऑफ ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, लिखी होनी चाहिए, ठीक है ना, जो यूनिवर्सल अपील करेगी, वाइल स्टिल गिविंग अ डिस्टिंक्ट कंसेप्शन, लेकिन साथ ही साथ एक डिस्टिंक्ट कंसेप्शन भी देना होगा उस व्यक्ति के बारे में जो मर गया है, ठीक है। ही व्यूड द ग्रेव एज अ ट्रैंक्विलाइजिंग ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ग्रेव को उसने बहुत ही शांति प्रदान करने वाले ऑब्जेक्ट के रूप में कहा है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना, इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट, essay upon epitaph published in 1810, Wordsworth argued that an epitaph should balance personal feeling with
यूनिवर्सल मोरल रिफ्लेक्शन। नोट करते जाना, जो भी चीज़ें हैं स्क्रीनशॉट लेते जाना, ठीक है ना। और जो लोग पेड क्लास के हैं उनको तो ये क्लास जब अपलोड करूंगा मैं क्लास में तो मिल जाएगा ये सब कुछ, ठीक है। तो वर्ड्सवर्थ सेज दैट एन एपिटाफ शुड, एपिटाफ कैसा होना चाहिए, एक्सप्रेसेस द इंडिविजुअल फीलिंग्स, कैरेक्टर एंड लाइफ ऑफ द पर्सन हु हैज रेड। यानी कि यहाँ पर दोनों चीज़ों को बैलेंस करने के लिए बात हो रही है एपिटैप में, कि इंडिविजुअल फीलिंग्स, कैरेक्टर, लाइफ ऑफ द पर्सन हु हैज डेड, और साथ ही साथ इट शुड कन्वे अ यूनिवर्सल ट्रुथ और मोरल रिफ्लेक्शन दैट स्पीक्स टू ऑल ह्यूमैनिटी। ठीक है ना, दोनों पॉइंट को नोट करेंगे क्या क्या चीज़ों में बैलेंस करना है। ओके, चलेगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th, क्वेश्चन नंबर 12 पे पूछा जा रहा है द कैरेक्टर ओसवाल्ड, एक कैरेक्टर पूछा गया है ओसवाल्ड, द कैरेक्टर ओसवाल्ड इन वर्ड्सवर्थ्स ओनली प्ले द बॉर्डरस। विलियम वर्ड्सवर्थ का एक ही प्ले है, सिर्फ एक ही प्ले लिखा है उन्होंने, ठीक है ना, द बॉर्डरस वर्स्ट ट्रेजिडी है ये। इट इज ऑफन कंपेयर टू विच शेक्सपियरियन विलेन ड्यू टू हिज मैनिपुलेटिव एंड इंटेलेक्चुअलाइज इविल। यानी कि वर्ड्सवर्थ का जो प्ले है वर्स्ट ट्रेजिडी है बॉर्डरस, इसमें एक विलेन ऐसा है जो मैनिपुलेटिव है और काफ़ी इंटेलेक्चुअल है, ठीक है ना, जिसके अंदर काफ़ी इंटेलेक्चुअल बुराई भरी हुई है। तो उस विलेन की, ठीक है ना, उस विलेन की कंपैरिजन किसके साथ करी गई है, इयागो, क्लॉडियस, एडमंड और रिचार्ड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 12 बताना है सभी को। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बताना है सभी को। चलिए बीना कुमारी ऑप्शन सी बता रही हैं, नो आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 बताइएगा, किसी का आंसर नहीं है। चलिए तो बात कर लेते इयागो। सबसे ज़्यादा मैनिपुलेटिव, इंटेलेक्चुअलाइज, ईविल किसके अंदर भरी हुई थी, इयागो के अंदर। इयागो किस प्ले में देखने के लिए मिलता है, जल्दी जल्दी से आंसर करें। इयागो विलियम शेक्सपियर के किस प्ले में देखने के लिए मिलता है, आंसर करना, सभी को आंसर करना है फटाफट फटाफट। चलिए तो द बॉर्डरस के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। वैसे तो सभी को याद ही होगा, स्पेशल चीज़ है ये। द बॉर्डरस वाज रिटन बिटवीन 1795 एंड 1797। को कंपोज कब किया गया था, 1795 से 1797 के बीच में। एंड इंस्पायर्ड बाय हिज टाइम इन फ्रांस। ये इंस्पायर हुए थे इसको लिखने के लिए फ्रांस में, ठीक है ना, कब, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में, 1789 के समथिंग, ठीक है ना। बट इट वाज नॉट पब्लिश्ड इन फुल अंटिल 1842। लेकिन ये पब्लिश्ड 1842 के समथिंग हो पाया था। इनका जो कलेक्शन था पोएम्स चीपली ऑफ अर्ली एंड लेट ईयर्स, इस कलेक्शन में इसको 1842 में पब्लिश किया गया था। द बॉर्डरस क्या है, एक वर्स्ट ट्रेजिडी है। ये क्वेश्चन कई बार आया है, इसको आप लोग याद कर लेना, ठीक है ना। क्या है ये, वर्स्ट ट्रेजिडी है। ओसवाल्ड के बारे में बात करते हैं। ओसवाल्ड द विलेन इज एन इयागो लाइक फिगर हु मैनिपुलेट द हीरो। ये जैसे इयागो है, ठीक है ना, इयागो ओथेलो को मैनिपुलेट कर देता है, उसी तरीके से ओसवाल्ड क्या करता है, मैरिमेड्यूक को क्या करता है, मैनिपुलेट कर देता है, ठीक है ना, कमिटिंग क्राइम करने के लिए। इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे द बॉर्डर्स के बारे में। द प्ले एक्सप्लोर द साइकोलॉजिकल डेंजर्स ऑफ द गॉडवियन कोल्ड रेशनलिज्म द वर्ड्सवर्थ इवेंचुअली रिजेक्टेड। यानी कि वर्ड्सवर्थ ने जो गॉडवियन पॉलिटिकल थ्योरी को जो रिजेक्ट किया था, ठीक है ना, वही चीज़ आपको इस प्ले में देखने के लिए मिलेगी। एंड द एक्शन ऑफ द प्ले बिलोंग्स टू द रीजन ऑफ किंग हेनरी थर्ड ऑफ इंग्लैंड। किंग हेनरी थर्ड ऑफ इंग्लैंड के टाइम को यहाँ पर सेट किया गया है। दैट इज़ वाई हम बोल सकते हैं कि 13th सेंचुरी मेडिएवल पीरियड में ये प्ले सेट है ना। और इसकी जो सेटिंग है, सेटिंग एज अ प्लेस एंग्लो स्कॉटिश ब्रिटिश, यानी कि बोल सकते हैं ब्रिटेन, ठीक है ना, ब्रिटेन और स्कॉटलैंड, ठीक है ना, ब्रिटेन और स्कॉटलैंड, ये दोनों ही जो है इसकी सेटिंग है, ठीक है ना। ब्रिटेन बोल दीजिए, इंग्लैंड बोल दीजिए, इंग्लैंड, ब्रिटेन और स्कॉटलैंड, ये क्या है इसकी फिजिकल सेटिंग। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन है। इन लंदन 1802, इन लंदन 1802 वर्ड्सवर्थ इन्वोक्स अ पास्ट पोएट टू रिटर्न टू अस अगेन टू सेव इंग्लैंड फ्रॉम मोरल डीके। हु इज दिस पोएट। इन लंदन 1802, ये जो पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, ये इसमें किसी पोएट को दोबारा बुलाते हैं
कि भाई तुम वापस आ जाओ, लंदन की हालत बहुत ख़राब हो गई है और इस देश को तुम्हारी ज़रूरत है। ठीक है ना। तो वो किस पोइट को यहाँ पर बुलाने की कोशिश करते हैं इस पोइम में, बताइएगा किस पोइट को इन्वोक कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, ओथेलो। ओके, जॉन मिल्टन, वेरी गुड। किसको बुलाते हैं? जॉन मिल्टन को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं आंसर ही अभी तो द सोनेट बिगिंस विद द फेमस लाइन मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। देखिए जो भी चीजें मैं करा रहा हूं, जो आज हो गया है वो अब अगली क्लास में नहीं होगा। जो आज हो गया है वो अगली क्लास में नहीं होगा, जो कल होगा वो अगली क्लास में नहीं होगा। तो अब आपको क्या करना है? अपडेट बने रहना है। ठीक है ना। अगर आपकी एक भी क्लास मिस हो गई तो हो सकता है पता नहीं कौन सा कंसेप्ट आपका मिस हो जाए, है ना। तो अपडेट रहना है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो अपडेट रहना है, चाहे आपकी क्लास 2 दिन बाद हो चाहे 3 दिन बाद हो, आपको अपडेट हमेशा रहना है। अगर क्लास मिस नहीं करनी है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, नहीं तो RR अकेडमी FZD एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। भले ही कोर्स मत लेना लेकिन डाउनलोड कर लेना, उस पर क्या है नोटिफिकेशन आ जाते हैं क्लास के। ठीक है, चलिए। तो द सोनेट बिगिंस विद द फेमस लाइन मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। ओके, वर्ड्सवर्थ laments the England has become a fence of stagnant water and needs Milton's voice whose sound was like the sea। ठीक है ना, टू रिस्टोर इट्स सोल। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, विच स्पेसिफिक लोकेशन डिड वर्ड्सवर्थ एंड इट्स सिस्टर डोरोथी विजिट इन अप्रैल 1802। टाइम ड्यूरेशन दिया गया है अप्रैल 1802। वो कौन सी स्पेसिफिक लोकेशन थी जब वर्ड्सवर्थ और डोरोथी वर्ड्सवर्थ दोनों लोग गए हुए थे? एंड इट डायरेक्टली इंस्पायर्ड द पोएम आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड। यानी कि आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड मीन टू से डैफोडिल्स पोएम को कहाँ के घूमने से, किस विजिट से इंस्पिरेशन मिली थी? ऑप्शन है टिंटन अवे ऑन द वे, तो टिंटन अवे से तो टिंटन अवे लिखा गया था, है ना। और गो बैरो पार्क, अल्स वाटर, ग्रासमेयर लेक और द आल्प्स। क्वेश्चन नंबर 14 बताना है। चलिएगा, कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14। ओके, जॉन मिल्टन ठीक है, वंदना वेरी गुड, अंश अंश, अर्पित शर्मा, रश्मि, बीना ऑप्शन बी बता रहे हैं, वेरी गुड। तो आंसर क्या हो जाएगा? गो बैरो पार्क। ठीक है ना, गो बैरो पार्क, अल्स वाटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा। जिनका ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल ठीक है। ओके, नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले थोड़ी सी चीज़ें समझ लीजिए। तो वाइल द पोएम वाज कंपोज लेटर इन 1804, कंपोज किया गया था इसको 1804 में एंड पब्लिश्ड इन 1807। किस कलेक्शन में? पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। एक चीज और याद रखिएगा आप लोग कि 1802 से लेकर और 1805 तक जितनी पोएम वर्ड्सवर्थ ने लिखी हैं, मोस्ट ऑफ द पोएम्स वर पब्लिश्ड इन पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स क्या है? कोई नाम नहीं है। पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स से कोई नाम नहीं है किसी बुक का। 1807 में इनकी जो पोएम्स पब्लिश की गई थी उनमें वॉल्यूम 1 था और वॉल्यूम 2 था। ठीक है ना, वॉल्यूम 1 था और वॉल्यूम 2 था। 1802 से जो पोएम्स लिखी गई थी, ठीक है ना, वो पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश करेंगे थे, सेकेंड वॉल्यूम्स में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो 1804 में कंपोज किया गया था, 1807 में पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश की गई थी। एंड द इंस्पिरेशन केम फ्रॉम अ वॉक डोरोथी इन गो बैरो पार्क लेक अल्स वाटर। ठीक है ना, ये डायरेक्ट फिजिकल लोकेशन है। इन अप्रैल 1802 विलियम वर्ड्सवर्थ एंड हिज सिस्टर डोरोथी दोनों लोग घूमने गए थे। गोबैरो पार्क कहाँ पर है? अल्स वाटर के पास में। और ये है कहाँ पर है? लेक डिस्ट्रिक्ट में। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, लेक डिस्ट्रिक्ट में ही है। ड्यूरिंग दिस वॉक दे सॉ अ लॉन्ग बेल्ट ऑफ डैफोडिल्स ग्रोइंग बिसाइड अ लेक। तो डोरोथी ने क्या किया? डोरोथी ने उसको रिकॉर्ड किया, यानी कि लिखना शुरू कर लिया उसके ऊपर। रिकॉर्डेड दिस सीन in her journal and that description later become the direct inspiration for Wordsworth's poem I wandered lonely as a cloud mean to say daffodils। इसी इंस्पिरेशन से लिखी गई थी। ठीक है ना, इस तरीके के कुछ फूल थे डैफोडिल्स के। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द राइम स्कीम एंड फॉर्म ऑफ वर्ड्सवर्थ ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी। चलिएगा, वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी, इसकी राइम स्कीम क्या है?
रेगुलर स्पेंसर इन स्टेंजाज में लिखी गई है, पेटार्कन सोनेट सीक्वेंस में है, इरेगुलर पिंडारिक ओड है, हीरोइक कॉपलेट्स में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 15 बताइएगा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 बताना है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए वर्ड्सवर्थ ने क्या किया है, इरेगुलर ओड लिखे हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या किया है, इरेगुलर ओड लिखे हैं। तो आंसर हमारा क्या रहेगा, इरेगुलर पिंडारिक ओड, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा, नोट इट। ठीक है, रेगुलर स्पेंसरी स्टंजा पिटार्कन सोनेट, ठीक है, क्या है, इरेगुलर पिंडारिक ओड है ये। ओके, याद रखेंगे इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी क्या है, इरेगुलर पिंडारिक ओड है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्टली याद रखना, इरेगुलर पिंडारिक ओड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले कुछ चीजें हैं वो देख लीजिए। वर्ड्सवर्थ की लिटरेरी टेक्निक्स, टेक्निकल टर्म की बात करें ब्लैंक वर्स की, तो ब्लैंक वर्स को समझिए। ब्लैंक वर्स की बात करें तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी काफी पोएम्स जो हैं ब्लैंक वर्स में लिखी हैं। ठीक है ना, ब्लैंक वर्स क्या होता है, अनराइम्ड आइमिक पेंटामीटर होता है ये। ठीक है, जिसको द प्रील्यूड नाम की जो पोएम है उसमें आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, चलिए द बोल्टा यानी कि टर्न, टर्न होता है मोस्टली सोनेट्स में मिलता है। जो भी सोनेट है, चाहे कोई भी सोनेट हो आपकी, वैसे पेटार्कन यानी इटालियन सोनेट में आपको ये बोल्टा देखने को मिलता है, लेकिन बोल्टा का मतलब होता है टर्न इन थॉट्स, जो कि आपको किसी भी सोनेट में क्वार्टेन के बाद में राइमिंग जो कॉपलेट होता है उसमें देखने को मिल सकता है। तो सीन इन लंदन 1802, यानी जितनी भी पेटार्कन सोनेट हैं तो उनकी 8 और 9 लाइन में आपको क्या देखने को मिलता है, टर्न या वोल्टा देखने को मिलता है, ऑक्टेव एंड सेस्टेट के बीच में। एंजाममेंट, एंजाममेंट एक ऐसी टेक्निक है जिसमें किसी भी लाइन में कंप्लीटली जो मीनिंग है वो निकल कर नहीं आता, उसके लिए हमें जंप करना पड़ता है नेक्स्ट लाइन पे, लाइन्स रनिंग इनटू ईच अदर विदाउट पॉज। ओके, एंड इट क्रिएट द फ्लो ऑफ नेचर इन टिंटनबे। तो टिंटनबे में ऐसी बहुत सारी लाइन्स आपको देखने के लिए मिलेंगी। एपॉस्ट्रोफ, ठीक है ना, एड्रेसिंग एन एब्सेंट पर्सनल ऑब्जेक्ट, डायरेक्टली किसी एब्सेंट डेड और पर्सनल ऑब्जेक्ट को, पर्सन को एड्रेस करना क्या होता है, एपॉस्ट्रोफी होता है। जैसे कि मिल्टन को यहाँ पर एड्रेस किया गया, मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग आर। तो मिल्टन क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, मर चुके हैं, फिर भी उनको एड्रेस किया गया है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है, इन द प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट वर्ड्सवर्थ क्लेम्स दैट द प्रॉपर ऑब्जेक्ट ऑफ पोइट्री आर फाउंड इन हम्बल एंड रस्टिक लाइफ बिकॉज इन दैट कंडीशन। चलिए फटाफट बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट में कहा है, ठीक है ना, कि प्रॉपर ऑब्जेक्ट जो है पोइट्री का वो हम्बल और रस्टिक लाइफ में मिलता है, क्योंकि उस कंडीशन में क्या होता है, हम्बल और रस्टिक लाइफ की जो पोइट्री है उसमें क्या मिलता है, मेन आर मोर ऑनेस्ट, लोग ज़्यादा ईमानदार होते हैं, एंड क्लोज टू गॉड, गॉड के प्रति ज़्यादा समर्पित होते हैं। तो ऐसा नहीं है, द एसेंशियल पैशन जो होती है, जो आवश्यक पैशन जो होती है, ठीक है ना, किसी चीज़ के प्रति कुछ करने की जो चाहत, ठीक है ना, ऑफ द हर्ट फाइंड अ बेटर सोल, तो वो जो है वो रस्टिक पीपल में ज़्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, रूरल पीपल स्पीक अ मोर सोफिस्टिकेटेड, नहीं, केवल ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जिनका ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए जिनका ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल ठीक है। चलिए गाइस, हाँ बिल्कुल ठीक है, वंदना ओके, रीता, कुशबा, गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में पहले एक्सप्लेन कर लीजिए इसको। वर्ड्सवर्थ आर्ग्यू दैट इन रूरल लाइफ ह्यूमन पैशन आर लेस रिस्टेंट एंड मोर ड्यूरेबल। सभी को पता है कि गांव में जो ह्यूमन पैशन है नेचर के प्रति या किसी भी चीज़ के प्रति जो पैशन होती है वो शहरों की अपेक्षा ज़्यादा होती है। शहरी व्यक्ति बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होते हैं, बिजी लाइफ होती है उनकी, सोफिस्टिकेटेड होते हैं। गाँव के लोग फ्री होते हैं, मस्त मौला होते हैं, पेड़ों की छाँव में मस्ती काट रहे होते हैं ना। तो क्या होता है, उनके अंदर जो इमोशंस होते हैं, पैशन जो होती है वो ज़्यादा होती है। दैट इज वाई ही बिलीव्स द प्लेन एंड एम्पैथिक लैंग्वेज ऑफ रस्टिक इज मोर परमानेंट एंड फिलोसॉफिकल देन द आर्बिट्री एंड कैप्रिसियस लैंग्वेज ऑफ द अर्बन पोइट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट वन हमारे पास अगला क्वेश्चन। इन 1805 वर्जन ऑफ द प्रील्यूड,
यानी कि जब प्रील्यूड कंप्लीटली फिनिश नहीं हुई थी, ठीक है ना, उस समय की बात हो रही है। इन द 1805 वर्जन ऑफ द प्रील्यूड वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब अ स्टोलन बोट। विलियम वर्ड्सवर्थ ने स्टोलन बोट को डिस्क्राइब किया है इस एपिसोड को, विच स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल फिनोमेनन डज द पैसेज इलस्ट्रेट इन हिज फिलॉसफी। तो स्टोलन बोट जो पीरियड है वो किस तरीके की साइकोलॉजिकल स्टेट को एक्सपीरियंस करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ इसके माध्यम से। द स्पॉट ऑफ टाइम, द स्पॉट ऑफ टाइम, द रेस्टोरेटिव पावर ऑफ इमेज मेमोरी, या द मिस्ट्री ऑफ फियर, ठीक है, या नेगेटिव कैपेबिलिटी। तो नेगेटिव कैपेबिलिटी तो वर्ड्सवर्थ कभी एक्सप्रेस करते ही नहीं है, तो इसको तो आप हटा ही दीजिए, ठीक है ना। ईगोटिस्टिकल सबलाइम कर सकते हैं क्या इसमें, देखिएगा कहाँ पर है, द डोमिनेशन ऑफ द पोइट से ईगो। तो याद रखिएगा स्टोलन बोर्ड जो है ये एक ऑफुल मूवमेंट था। क्या था ये? ऑफुल मूवमेंट था, जिस मूवमेंट में वर्ड्सवर्थ को नेचर में जो फेनोमेना थे वो डरावने नजर आ रहे थे। जैसे कि हाई पीक थी, चोटी ऐसा लग रहा था जैसे इनके पीछे पड़ गई हैं, ठीक है ना, इनको दबाए जा रही हैं, यानी ये काफ़ी डर रहे थे नेचर में उस समय पर। तो ये क्या हो गया? ये द मिनिस्ट्री ऑफ फियर, नेचर्स डिसिप्लिन थ्रू ऑ। ओके, नेचर ने क्या किया था? इनको डरा डरा के मॉरल किया था, डरा डरा के इनको मॉरली गाइड किया था। द स्टोलन बोट एपिसोड इन बुक 1 shows nature as a moral guardian. The huge peak, black and huge, that seem to chase the young poet is an example of the sublime, जहाँ nature uses fear and awe to discipline the growing mind. जहाँ नेचर ने किसी को डिसिप्लिन सिखाने के लिए क्या किया है? डर वाला माहौल बनाया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ्स लॉन्ग पोएम द एक्सर्शन 1814 फीचर अ डायलॉग बिटवीन 4 मेन कैरेक्टर। द एक्सर्शन 1814 जो पोएम है वर्ड्सवर्थ की, उसमें क्या है? 4 लोगों के बीच में क्या है? डायलॉग्स देखने के लिए मिलेंगे आपको। 4 लोगों के बीच में डायलॉग्स देखने के लिए मिलेंगे। हु अमोंग देम रिप्रेजेंट द स्केप्टिकल, मतलब संशयवादी व्यक्ति कौन है इसमें, एंड होपलेस, संशयवादी और होपलेस कौन सा कैरेक्टर है, किसकी बात हो रही है? दैट द पोइट सीक टू रिफॉर्म, जिसको पोइट जो है वो सुधारना चाहते हैं, यानी जिसको सही करना चाहते हैं वर्ड्सवर्थ। वो कौन सा व्यक्ति है? ऑप्शन है आपके पास में, द वॉन्डरर, द सॉलिटरी, द पेस्टर, द रेकलिस। ये चारों ही कैरेक्टर जो हैं, ये चारों ही जो व्यक्ति जो हैं, ये आपको यहाँ पर द एक्सर्शन में डायलॉग्स में देखने के लिए मिलेंगे। इन चारों के बीच में वार्तालाप आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है ना, 1 by 1। तो वो कौन सा कैंडिडेट है जिसको वर्ड्सवर्थ सुधारना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं? चलिए, रीता, वंदना, रश्मि, बीना कुमारी। क्वेश्चन नंबर 18 का ये वांडरर नहीं है, कौन सा है? द सॉलिटरी मैन, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए देख लीजिए इसको। तो द सॉलिटरी ये है कौन है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। एन एक्स रिवॉल्यूशनरी हु लॉस्ट हिज फेथ इन ह्यूमैनिटी, यानी कि ये पूर्व क्रांतिकारी व्यक्ति है जिसने क्या कर दिया है? अब अपना जो फेथ है वो ह्यूमैनिटी के प्रति खत्म कर दिया है। ही रिप्रेजेंट्स द डेस्पोंडेंसी फॉलोइंग द फेलियर ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। So the poem is essentially a series of moral and religious arguments intended to correct his cynicism, यानी उसका जो cynicism है उसको सही करने की यहाँ पर पोइट ने कोशिश की है। अब इन चीज़ों को ध्यान से समझ लेना, यहाँ पर आपको बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें मिलेंगी। तो विलियम वर्ड्सवर्थ्स लॉन्ग फिलोसॉफिकल पोएम द एक्सर्शन 1814, द डायलॉग मैनली इन्वॉल्व 4 कैरेक्टर। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इसमें 4 कैरेक्टर्स के डायलॉग आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब कभी कभी तो ये आ जाता है कि इसमें कौन सा कैरेक्टर नहीं है, ठीक है ना, जिसके डायलॉग नहीं है, तो कैरेक्टर आपको लर्न कर लेने। छोटी सी चीज़ है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरी किताब पढ़ लीजिए एक्सर्शन को, ठीक है ना, बस 2-4 पॉइंट है उनको पढ़ लेना, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें उनको लर्न कर लेना, पूरा सब कुछ नहीं पढ़ना है, जितना मैं यहाँ पर पढ़ा दे रहा हूँ उतना ही आप पढ़ लेना। तो पहला कैरेक्टर कौन है? द वांडरर। पहला कौन है? द वांडरर। इसके बारे में समझ लीजिए, ये कौन है? द वांडरर रिप्रेजेंट विजडम, ये विजडम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, एक्सपीरियंस को रिप्रेजेंट करता है, एंड वर्ड्सवर्थ को खुद को रिप्रेजेंट करता है। वर्ड्सवर्थ की जो फिलोसॉफिकल वॉइस है ये, यानी वर्ड्सवर्थ है एक तरीके से, ये समझ लीजिए, ठीक है ना। द वांडरर कौन है? वर्ड्सवर्थ का माउथ पीस है।
इसके बाद में जो सॉलिटरी मैन है, ठीक है ना, द सॉलिटरी जो है रिप्रेजेंट स्केप्टिसिज्म, डेस्पेयर एंड होपलेसनेस, ये इन चीज़ों को डिस्क्राइब करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। एंड शेप्ड बाय डिसइल्यूजनमेंट विद फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और ये किससे शेप्ड है, डिसइल्यूजनमेंट विद फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसके बाद में अगला कैरेक्टर है द पेस्टर। पेस्टर कौन है, ये रिप्रेजेंट करता है फेथ, ट्रेडिशन और रिलीजियस कंसोलेशन को, ठीक है, धार्मिकता को ये रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद में लास्ट वन जो कैरेक्टर है द रेक्लिस, ये कौन है, एक आइडियलाइज फिलोसॉफिकल पोएट है, बेसिकली बोल सकते हैं कि ये वर्ड्सवर्थ ही है। तो वर्ड्सवर्थ यहाँ पर दो को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी दो दो कैरेक्टर जो है वर्ड्सवर्थ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। एंड अमोंग दीज द सॉलिटरी इज द कैरेक्टर, यहाँ पर हम जिसकी बात कर रहे थे तो सॉलिटरी के बारे में ही जो बात हो रही थी, स्केप्टिसिज्म पे कौन है, सॉलिटरी है। द सॉलिटरी इज स्केप्टिकल अबाउट ह्यूमन गुडनेस, ये ह्यूमन गुडनेस के प्रति कैसा है, संशयवादी है, होपलेस है अबाउट सोसाइटी एंड प्रोग्रेस, एंड लॉस्ट हिज फेथ ड्यू टू पॉलिटिकल एंड पर्सनल सफरिंग, राजनीतिक और व्यक्तिगत परेशानियों के कारण इसने क्या कर दिया है, अपना भरोसा खो दिया है। वर्ड्सवर्थ का पर्पज क्या है इस पोएम में, टू रिफॉर्म एंड हील हिज पेसिमिस्टिक आउटलुक, इसके जो पेसिमिस्टिक आउटलुक हैं उनको हील करना डायलॉग के माध्यम से, नेचर एंड मोरल रिफ्लेक्शन के माध्यम से, ठीक है। चलिए, बहुत ही आसानी से आप इसको लर्न कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे तो इसको लर्न करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, इन लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबाउट इंटरनवे वर्ड्सवर्थ मेंशन द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, ये लाइन आपको देखने के लिए मिलती है ना, बहुत पॉपुलर है और ये कोटेशन के रूप में आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो पहले तो इस लाइन को भी आप लोगों को लर्न कर लेना है कि ये पोएम, ये जो लाइन है ये किस पोएम की है, इंटरनवे की। इन लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबाउट इंटरनवे वर्ड्सवर्थ मेंशन द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, दिस फ्रेज मार्क अ शिफ्ट इन हिज परसेप्शन ऑफ नेचर फ्रॉम, यानी ये जो फ्रेज है द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की फिलोसॉफिकल परसेप्शन में एक शिफ्ट क्रिएट करती है। तो कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो रहा है, वो किस तरीके के माइंड सेट से किस तरीके का माइंड सेट हो रहा है उसका, ये बताना है, ठीक है। तो ये बता रहा है प्योर सेंसरी डिलाइट यानी बॉयहुड से, टू मोरल सोशल अवेयरनेस यानी कि एडल्टहुड की तरफ, या एथिज्म से ऑर्थोडॉक्स और क्रिश्चियनिटी की तरफ, ठीक है, अर्बन केओस टू रूरल पीस की तरफ, या नैरेटिव पोइट्री टू ड्रामेटिक मोनोलॉग की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 बताइएगा, क्या इंडिकेशन दे रही है ये फ्रेज जो इस पोएम में आपको देखने के लिए मिलती है, बताइएगा। चलिए जल्दी जल्दी से बताएं सभी कैंडिडेट। एक सेकंड मुझे ये बताइए, क्या ऐसा हो रहा है, क्या बफरिंग हो रही है, जरा मुझे ये बताइए, बफरिंग हो रही है क्या, क्या बफरिंग हो रही है? क्वेश्चन 19 रीता पुष्पा ऑप्शन ए बताइए, रश्मि ऑप्शन ए, वंदना ऑप्शन, अच्छा नहीं हो रही, ठीक है चलिए गुड। तो किसकी तरफ जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे, प्योर सेंसरी डिलाइट, यानी कि बॉयहुड में क्या था, उसको आनंद आता था नेचर में, लेकिन अब वो कैसा हो गया, एडल्ट हो गया, मैच्योर हो गया है, तो मोरल और सोशल अवेयरनेस उसके अंदर आ गई है, ठीक है ना। अब उसको नेचर एज अ मोरल गाइड, मोरल प्रीचर के रूप में दिखाई दे रही है। तो नोट कर लेना इसको, वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब 3 स्टेज ऑफ हिज रिलेशनशिप विद नेचर। पहली कोर्स एनिमल प्लीजर, यानी कि शुरुआत में उसको सिर्फ क्या मिलता है, आनंद मिलता है नेचर में एज अ बॉय, ठीक है ना, जब वो बचपन में होता है, बॉयहुड में होता है, तो केवल आनंद की प्राप्ति होती है उसे नेचर की छाँव में। नेक्स्ट वन एस्थेटिक पैशन, बाद में उसको एस्थेटिक पैशन फील होती है यूथफुल एज पे। एंड लास्ट वन, ये कौन सी एज थी, ये 1793 का टाइम था जब वो पहली बार घूमने गया था, ठीक है ना। फिलोसॉफिकल मोरल अवेयरनेस, ये टाइम कौन सा वाला है, ये 1798 का है, जब वो 5 साल बाद दोबारा गया है वहां पर, ठीक है ना। फिलोसॉफिकल मोरल अवेयरनेस यानी मैच्योरिटी, वेयर नेचर बिकम अ नर्स, ए गाइड एंड अ गार्जियन दैट कनेक्ट हिम टू द सफरिंग एंड सोल ऑफ मैनकाइंड। तो ये फ्रेज जो है यही बता रही है द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। ये जो इंटरनवे है, जहाँ पर मैं पहले पिछली बार आया था 1793 में, तब मुझे यहाँ पर ऐसा कुछ फील नहीं हुआ था, लेकिन अब क्या मुझे फील हो रहा है कि ये स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी
हमें एक्सप्रेस कर रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, दिस पैराडॉक्स फ्रॉम माई हर्ट लीप्स अप इज द फाउंडेशनल प्रिंसिपल ऑफ विच मेजर वर्क। ये जो लाइन दी गई है ये क्या है, ये एक पैराडॉक्स लाइन है, विरोधाभासी लाइन है, ठीक है ना। और ये हर्ट लीप्स अप, माई हर्ट लीप्स अप में आपको देखने के लिए मिलती है। इस लाइन से कौन सी एक मेजर पोएम कंपोज करी थी वर्ड्सवर्थ ने, ये पूछा गया है। द वाइट डो ऑफ रेलस्टोन, ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी, शिमोन ली और माइकल, किस पोएम को कंपोज किया था बताइएगा। ओके रीता, रश्मि, वंदना, ऑप्शन बी, वेरी गुड, ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी, ठीक है ना। और इसी वजह से ये जो लाइन है, ये एपिग्राफ जो है उसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन वाला, ठीक है। चलिए, so the poem My Heart Leaps Up end with these lines and Wordsworth used them as the epigraph for the ode intimation of immortality. It encapsulated his belief that our childhood experience are the root of our adult identity and spiritual death. Next one है identify a literary device in the line the holy time is quiet as a nun. ये लाइन दी है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ना है। द होली टाइम इज क्वाइट एज अ नन एंड ब्रीथलेस विद एडोरेशन, इट इज अ ब्यूटियस इवनिंग। तो ये लाइन है, इन लाइन में कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है, ये पूछा गया है। चलिएगा, तो यहाँ पर क्या है, एक्सटेंडेड मेटाफर है, सिमिली विद रिलीजियस इमेजरी है, सिनिक डॉक है, हाइपरबोले है। क्वेश्चन नंबर 21 बताना है, कौन सा करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 बताना है, जल्दी जल्दी से बताइएगा। 21 ऑप्शन बी आ रहा है। एक्सटेंडेड मेटाफर कहाँ, मेटाफर तो है ही नहीं यहाँ पे, कहाँ है, द होली टाइम इज क्वाइट एज अ नन। तो यहाँ पर क्या है, होली टाइम क्या है, एक तो रिलीजियस इमेजरी है, ठीक है ना, जिसको कंपेयर किया गया है किसके साथ में, एक नन के साथ में। तो नन भी रिलीजियस ही होती है ना, तो क्या हो गया इसमें, रिलीजियस इमेजरी हो गई। अब रिलीजियस इमेजरी कहाँ है, यहाँ पर है। दूसरी चीज, यहाँ पर एज का इस्तेमाल किया गया है, तो क्या हो गया, सिमिली भी हो गई। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ये मैंने लिख दिया, आप इसको पढ़ लेना। क्वेश्चन 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट 1798 एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड इज हिस्टोरिकली एक्यूरेट। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द 1798 एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड इज हिस्टोरिकली एक्यूरेट। तो पहला स्टेटमेंट आपके सामने है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, फोर्थ भी है। आप लोग पढ़िए और फटाफट फटाफट बताइएगा कौन सा वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जल्दी जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 22 बताना है, क्वेश्चन नंबर 22 बताना है सभी को। चलिए, वंदना ऑप्शन ए बता रही, रीता का आंसर आ गया है। सभी कैंडिडेट जल्दी जल्दी से बताइए। चलिए, क्लास आप लोग शेयर नहीं किए मुझे लगता है, आज क्लास को शेयर कर दीजिए कर, आज बहुत कैंडिडेट कम दिखाई दे रहे हैं। चलिए, तो ये क्या है, यहाँ पर स्पष्ट तौर पे दिया गया है कि लिरिकल बैलेड हिस्टोरिकली एक्यूरेटेड जो डिटेल है वो क्या है कि इट कंटेन 19 पोएम्स बाई वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसमें टोटल 19 पोएम लिखी हैं, ठीक है ना। विलियम वर्ड्सवर्थ ने टोटल 19 पोएम लिखी हैं, जिसमें सबसे लास्ट पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ की है, कौन सी है, टिन टर्न अवे, ठीक है ना। टिन टर्न अवे जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ की है और सबसे लास्ट में आ रही है। ये कौन है, एक ड्रामाटिक मोनोलॉग है, कौन सी है ये, ड्रामाटिक मोनोलॉग है, ड्रामाटिक लिरिक बोल सकते हैं। और 4 पोएम जो है वो एसटी कॉलेज के द्वारा लिखी गई हैं, जिसमें पहली पोएम जो है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर लिखी गई है, जो कि पूरी के पूरे कलेक्शन की 1/3 पार्ट इसी का हो जाता है, ठीक है। तो सबसे लॉन्गेस्ट पोएम जो है कलेक्शन में यही है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट रहेगा, नोट कर लेना। चलिएगा, इसके बारे में थोड़ी सी चीजें हैं, समझ लीजिएगा। द 1798 फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड इंक्लूड 19 पोएम बाई विलियम वर्ड्सवर्थ, 4 पोएम बाई सैमुअल टेलर कॉलिंस, और द 1798 यानी कि 1798 का जो एडिशन था वो एनोनोमियस था, इस पर किसी भी का, दोनों में से किसी का नाम नहीं पड़ा था। उसका रीजन क्या है, लिरिकल बैलेड एक ऐसा कंपोजिशन है जो नई स्टाइल में लिखा गया था। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ रोमांटिक एरा, बिल्कुल लीक से हटके इन्होंने लिखा था।
तो ये चाहते थे कि ये नाम से नहीं, क्वालिटी से परखें लोग, इसको लोग जज करें तो हमारे नाम से नहीं, इसमें जो लेखन शक्ति हमने इस्तेमाल करी है, जो स्टाइल हमने यूज करी है, इस स्टाइल से जज किया जाए इन वर्क। दैट इज भाई पहले कलेक्शन में कोई नाम नहीं डाला गया था, इट डिड नॉट हैव देयर नेम्स, ठीक है ना। प्रीफेस जो ऐड किया गया था वो सेकंड एडिशन यानी कि 1800 में ऐड किया गया था, और जो डिक्शन अपेंडिक्स यूज किया गया था बाद में उसको एक्सपेंड किया गया था वो 1802 में, ठीक है ना, यानी कि थर्ड एडिशन में। सो द 1798 एडिशन स्टार्टेड विद द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, एंडेड विद द टिंटन। अभी ये लास्ट पोएम है और ये फर्स्ट पोएम है। लास्ट नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इन द प्रील्यूड द बॉय ऑफ विनेंडर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द बॉय ऑफ विनेंडर इन द प्रील्यूड इज अ फिगर हु ब्लू मिमिक हूटिंग टू द साइलेंट आउल्स। इस लड़के की कहानी क्या है इसमें द प्रील्यूड में, ये उल्लुओं की यानी कि आउल्स जो होते हैं उनकी हूटिंग को मिमिक्री करता था, उनकी हूटिंग की मिमिक्री करता था। जैसे उल्लू बोलते हैं ऐसे ये भी पहाड़ों पर और पेड़ पौधों के बीच में जाके जंगलों में ऐसे ही बोला करता था। व्हाट इज द ट्रेजिक आउटकम फॉर दिस बॉय दैट सर्व एज अ मेडिटेशन ऑन डेथ। इसके साथ में ऐसा क्या हुआ कि वर्ड्सवर्थ को मृत्यु पर मेडिटेशन करना पड़ा, यानी कि चिंतन करना पड़ा मृत्यु के बारे में। ही गोज ब्लाइंड, वो अंधा हो गया, बट सीज विद एन इनर आई, लेकिन मन की आंखों से वो देखता था। ही डाइज यंग, वो बचपन में ही मर गया। एंड बरीड इन अ चर्चयार्ड, और चर्चयार्ड में उसको दफनाया गया। ही ग्रोज अप टू बी कोल्ड हार्टेड इंडस्ट्रियलिस्ट, बाद में वो कैसा हो गया, कोल्ड हार्टेड एक इंडस्ट्रियलिस्ट बन गया। एंड ही लीव्स फॉर द सिटी एंड फॉरगेट नेचर, बाद में वो सिटी को छोड़ गया, नेचर को भूल गया। क्या इसके साथ में हुआ था जिसके कारण वर्ड्सवर्थ को कंटेम्पलेट करना पड़ा था ओवर डेथ, बताइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भाई डेथ पर कंटेम्पलेट किया है तो इसका मतलब ये है कि डेथ ही हो गई होगी, मर ही गया होगा वो। तो वो क्या हुआ था, वो मर गया था, ठीक है ना, यंग एज में ही मर गया था। वर्ड्सवर्थ यहाँ पर यही बोलते हैं। यहाँ पर हमें लूसी वाली जो फीलिंग है वो नज़र आती है इसमें। वो यही कहते हैं कि जो डियरेस्ट होते हैं, जो प्यारे होते हैं, जो अच्छे होते हैं, नेचर के ज़्यादा करीब होते हैं, नेचर उनको जल्दी अपने पास बुला लेती है, ठीक है ना। और नेचर ने इसको अपने पास बुला लिया। ये नेचर का सबसे जीता जागता उदाहरण था कि जब ये बात करता था नेचर से तो नेचर इसको रिप्लाई करती थी। जब ये हूटिंग करता था आउल्स की तो बाद में पहाड़ों से जो इको होता था वो बाद में इसके पास लौट कर आता था। तो वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग ये नेचर का एक जीवंत कम्युनिकेशन एग्जाम्पल था जो कि नेचर ने अपने पास बुला लिया। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। सो द बॉय ऑफ विनेंडर बुक 5th में आपको देखने के लिए मिलता है, ये इज अ सिंबल ऑफ परफेक्ट कम्युनिकेशन विद नेचर। हिज सडन डेथ एंड द पोइट साइलेंट स्टैंडिंग बाई हिज ग्रेव सजेस्ट दैट दोज मोस्ट एट वन, यानी जो सबसे प्यारे होते हैं विद नेचर आर समटाइम्स टेकन बैक बाई हर अर्ली, तो नेचर उनको जल्दी वापस बुला लेती है। एंड बिकमिंग पार्ट ऑफ द साइलेंस दे वंस मिमिक्ड। ओके, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। आप लोग यहाँ पर क्या करें, अपने रेजोल्यूशन को थोड़ी देर के लिए 1080 पिक्सल पे कर लीजिए, ठीक है ना, 1080 पिक्सल पे कर लीजिए और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। और ये क्वेश्चन आप लोगों को मुझे कमेंट में बताना है, चाहे कितने भी देर बाद बताएं, ठीक है ना, कितने भी कैंडिडेट बताएं, लेकिन इस क्वेश्चन को आप लोगों को बताना जरूर है, ठीक है। आज मैं इतना ही कराऊंगा क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया। क्वेश्चन मैंने कम कराए हैं बट डिटेल मैंने आप लोगों को बहुत दे दी है। आप इसको आज पढ़िए, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर। और ऐसे सभी कैंडिडेट जो किसी तरीके के पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है ना, तो वो एडमिशन ले सकते हैं RR अकेडमी FZD ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, ठीक है ना। चाहे यूके PSC में एडमिशन लेना हो या किसी और एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, सभी कोर्स आपको RR अकेडमी FZD, इसको ध्यान रखिए, ये वाली एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, ठीक है ना। फिरोजाबाद वाली पे अभी कोर्स नहीं है तो सभी रिकॉर्डेड कोर्स हैं। यहाँ पर आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड कोर्स मिल रहे हैं। यूके PSC की जो फीस है 99 रुपीज़ में है, केवल 2 साल की वैलिडिटी है। पेपर 1 इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लिटरेचर दोनों कवर कराए जाएंगे। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, डिटेल और MCQ सेशन रहेंगे, प्रिंटेबल PDFs रहेंगी।
इसमें मैंने आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज इंक्लूड कर दी है, ठीक है ना। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को आप सेपरेटली भी ले सकते हैं। आप एप्लीकेशन पर जाइए, टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाके आप इस टेस्ट सीरीज को सेपरेट भी ले सकते हैं 199 रुपीज़ में। जो कोर्स परचेज करेंगे उनको कोर्स के साथ में मिलेगी। इस टेस्ट सीरीज में क्या है, पूरे 10 मॉक टेस्ट हैं, 150 क्वेश्चन ईच टेस्ट, 150 क्वेश्चन का एमसीक्यूज है। पूरा का पूरा जो डिटेल में सॉल्व मिलेगा पीडीएफ के साथ में, उसको आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं, ऑप्शन चूज करके एग्जाम एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आपकी जो माइनस मार्किंग की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। तो फटाफट करिएगा, टाइम मत लगाइएगा, ये ऑफर बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं है, ठीक है ना, जल्दी फिनिश हो जाएगा। चलिए, गुड नाइट, टेक केयर, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे अगली अपडेट आप लोगों को जल्दी मिल जाए, ठीक है। चलिए।